जय हिंद। मैं इनामुल हसन एक लंबे समय के बाद फिर से आपका पॉलिटी मंत्रा पे स्वागत करता हूँ। चूँकि मैं कुछ दिनों से फीवर से ग्रसित था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि चीज़ें में डिले हो गई। चलिए आज हम जो सीरीज है उसके नेक्स्ट वीडियो के तहत हम आज एक महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। चूँकि 1909 तक जो हमने अधिनियम देखा कि इसका जो शीर्षक था, जिस अभी तक का हमने जो पिछले लेक्चर तक हमने जो पढ़ा, हाँ मैं आपको एक बात फिर इसमें भी बता रहा हूँ हमेशा की तरह कि प्लीज़ अगर आप पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उसको जाके देखें, सीरीज को एक सिलसिला में देखें, एक स्टेप बाय स्टेप देखें, उससे आपको बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो आज जो मेरा मुख्य चर्चा का जो केंद्र है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अभी तक हम जितने सारे अधिनियम के बारे में बात किया वो सारे के सारे जो पिछले लेक्चर की हम बात करें तो उसमें सारे के सारे जो अधिनियम था उसका शीर्षक था भारत परिषद अधिनियम, यानी कि जो परिषद बनाया गया था उस परिषद में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो, किस तरह से उसमें सुधार हो। आज हम जिस अधिनियम की बात करते हैं, इस अधिनियम की जो शीर्षक हमको देखने को मिल रहा है कि भारत शासन अधिनियम, यानी ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हमें मालूम हो रहा है कि भारत में शासन स्थापित करने के लिए अधिनियम आया है। अभी तक परिषद को एकदम व्यवहारिक बनाने के लिए, परिषद को किस तरह से और सुदृढ़ बने उसके लिए अधिनियम आया था। लेकिन अब जो अधिनियम हम देख रहे हैं, और निश्चित ही ये अधिनियम के जो चीज़ें हैं, और फिर इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो भी भारत शासन अधिनियम 1935। ये दोनों अधिनियम हमारे जो संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको हम कहेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीन्स क्या कि संविधान बनने में जो ब्रिटिश का जो हमारे संविधान पे जो चीज़ें है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आया है, जो लिया गया है, वो सब ये दो जो अधिनियम है ये बहुत महत्वपूर्ण। उसके लिए इन दोनों अधिनियम में से काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे जब आप इस लेक्चर को, फिर अगले लेक्चर को पढ़ेंगे, फिर आप संविधान के प्रावधान को जब जानेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है लिया गया है। तो इन दोनों अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों अधिनियम को हम विस्तार से जानते हैं क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पर्पस से भी, यानी कि परीक्षा के भी दृष्टिकोण से। चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में के लिए तैयारी कर रहे हो या क्या कहते हैं पीसीएस की अदर स्टेट के एग्जाम के लिए परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, उन दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर हम इसको देखते हैं कि भारत शासन, यानी कि ऐसा लग रहा है कि भारत में शासन स्थापित करने के लिए, भारत में किस तरह से शासन बेहतर हो, उसके लिए जो है क्या कहते ये अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम को लाने से पहले 1919 से पहले 1917 में अंग्रेजों ने एक बात बोली जो जिसका छाप, जिसका जो प्रभाव इस अधिनियम पे हमको देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि हम भारत में अब एक उत्तरदायी सरकार यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तरदायी, जिसको हम जवाबदेही भी कह सकते हैं, उत्तरदायी कह लीजिए या जवाबदेही। जवाबदेही यानी कि अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत में जो अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो है एक जवाबदेही, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, उत्तरदायी सरकार बने। अब जब हम उत्तरदायी की बात करते हैं तो फिर इस उत्तरदायी में, हाँ एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि दो शब्द आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा, किताब में इससे रिलेटेड, जो आप चाहे संविधान से रिलेटेड हो, जो भी किताब हो, या पॉलिटी से रिलेटेड जो भी किताब हो, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। उत्तरदायी तो है लेकिन एक क्रमिक रूप से, क्रमिक उत्तरदायी
और एक पूर्ण उत्तरदायी यानी कि क्रमिक और एक पूर्ण उत्तरदायी की बात कही गई है। तो आपको ये जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों वर्ड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि कभी-कभी ये चीज़ पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम क्रमिक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए आया था और कौन सा अधिनियम पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए लाया गया। तो आप ये बात जान ले कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्रमिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए आया था। और जब हम 1935 की बात करते हैं, 1935 की जब हम बात करते हैं तो 1935 में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए वो अधिनियम आया। जब हम 1935 से भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम ये चीज जान भी जाएंगे कि किस तरह से क्या सच में पूर्ण उत्तरदायी हमारे पास आया। तो हम उसको आगे के लिए रखते हैं, लेकिन अभी की बात कर ले तो उत्तरदायी और जवाबदेही। अब इसमें थोड़ा सा एक बात देखें या सोचें कि ये जवाबदेही किसके प्रति, उत्तरदायी किसके प्रति, कि अब आज तक अंग्रेजों ने ये बात सोचे नहीं, लेकिन वो अब सोच रहे हैं कि हम भारत में जो शासन स्थापित अब करेंगे, यानी सरकार जो बनेगी, जो भी शासक बनेंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी, जो शासन करेंगे, वो जवाबदेही होंगे। किसके प्रति जवाबदेही? निश्चित ही अगर भारत में सरकार बन रहा है, भारत में शासन स्थापित हो रहा है, तो वो भारतीयों के प्रति है। किसके प्रति? भारतीयों के प्रति। और तब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमको हमारे जहन में आना चाहिए कि क्या ब्रिटिश अगर सरकार में है और वो सरकार उनके बनेंगे, यानी जो लोग होंगे शासक या शासन व्यवस्था में, वो लोग भारतीयों के प्रति उत्तरदायी बनेंगे? तो आप थोड़ा सा सोचेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो हम फिर दूसरी बात करते, क्या भारतीय जो अगर आ जाए इसके अंतर्गत, जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें अगर भारतीयों की योगदान ज़्यादा हो, भारतीय आ जाए, तो क्या फिर वो भारतीयों के हित की बात करेंगे, फिर भारतीयों के प्रति जवाबदेही रहेंगे? तो थोड़ा सा झुकाव हमारा हाँ के प्रति जाता है। तो ऐसा हमें फील हो रहा है कि अगर ये भारत शासन अधिनियम 1919 उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आया है और वो उत्तरदायी भारतीयों के प्रति है, तो निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है भारतीयों के जो है योगदान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। देखेंगे आगे क्या होगा। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं, एक प्रश्न और हमारे मन में आता है, चाहे आपके मन में आए या ना आए, लेकिन मेरे जहन में तो आ रही है कि ये अंग्रेज अभी तक हमारे प्रति इतना इसके अंदर नफरत थी, हमारे जो चीज़ों को तहस नहस कर रही थी, हमारे समाज को डेवलप नहीं किया, विकास नहीं किया, हमारे हर चीज़ को बर्बाद किया, और अचानक से इसके जहन में ये बातें, उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना, यानी भारतीयों के हित में सोचना, ये कैसे संभव हो गया? अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919, निश्चित ही अधिनियम आया तो उसके कुछ बहुत सारे प्रावधान होंगे, और जब इसके एक स्पेशल लेक्चर हो, अक्सर हमें पढ़ने को मिलता है, तो अगर ये स्पेशल एक खास इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर हो, तो ये इसको इतना इम्पोर्टेंस जब दे रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, कुछ तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो पढ़ने को जब हमको ये मिल रहा है 1919, और वो जवाबदेही दे रहा है हमारे, मतलब हमारे प्रति जवाबदेह बन रहा है कि अब हम वो जवाब देंगे हमारे चीज़ों का, ये इसके जहन में आया कैसे? क्या रीज़न है? हाँ, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि क्या ये रीज़न हमारे लिए जानना ज़रूरी है? देखते हैं ज़रूरी है या नहीं। चलिए, अगर हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते हैं, निश्चित ही अधिनियम में तो प्रावधान होंगे, चीज़ें होंगे, और हमारे सिलेबस में चीज़ें ये उस तरह से नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आया है। अगर नहीं गया उस तरह से, तो उसमें क्या कहते हैं, बीज के रूप में तो यहाँ पे हुआ है, ज़रूर हुआ है। आप अगर थोड़ा बहुत भी या से पहले एनसीईआरटी की बुक अगर पढ़ें तो ज़रूर आप देखे होंगे। तो क्या हम ऐसा करें कि भारत शासन अधिनियम 1919 को एज इट इज जो इसके प्रावधान उसको रट ले, उसको देख ले, उसको पढ़ ले,
क्या इसके पीछे क्या कारण था उसको भी जाने। अगर आप सिविल सर्विस के तैयारी के लिए ये चीज़ ना देख रहे हैं तो आपके लिए वैसे ये प्रावधान को देख लेना काफ़ी है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की हो या सिविल यूपीएससी की हो, तो आपको चीज़ें रट लेने से काम नहीं चलने वाला है। और आप ये एक्सपीरियंस पिछले कुछ सालों से अगर तैयारी कर रहे हैं तो अनुभव किए होंगे। चूँकि अभी आप एआई का ज़माना जानते हैं, चीज़ें आप डालिए उस पे और सबके पास वो इन्फॉर्मेशन सीधे-सीधे आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हम किस तरह औरों से अलग हों? हम किस तरह औरों से क्या कहते हैं हमारे नॉलेज व्यापक हो? तो उसको थोड़ा व्यापक रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम ये थोड़ा इस चीज़ पे भी चर्चा कर लें कि भारत शासन अधिनियम जो एक उत्तरदायी और जवाबदेही शासक की स्थापना के लिए आया है और ये अंग्रेज इतने दिन से ऐसा नहीं कर रहे तो अचानक ये चीज़ लाए हैं। तो क्या इसके ज़हन में कुछ बातें हुई होगी? क्या इसके ज़हन में कुछ बातें आई होगी? या किस तरह का इसके ऊपर दबाव पड़ा कि इन्होंने अब उत्तरदायी देने लगा, यानी कि हमारे हमारे लिए जो है। हाँ, एक बात और कि चूँकि अंग्रेज का तर्क ये भी था कि भारतीय अभी उस लायक नहीं है। चूँकि भारतीय हमेशा जो है लंबे समय से राजाओं के अंदर शासित हुए हैं और फिर उनके जनता उतनी एजुकेटेड नहीं है जो जो हम उनको छोड़ दे लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए और फिर वो उसको नहीं चला। उनके मन में ये था कि उसको चला ही नहीं पाएंगे। तो अंग्रेज सोचते थे कि मेरा जवाबदेही है, मेरा कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको उस लायक बनाएं। इसीलिए तो क्रमिक उत्तरदायी सरकार शासन व्यवस्था की 1919 की बात करता है। फिर पूर्ण जब वो कहता है कि हमको अब लग रहा है कि आप इस लायक बन गए, तो फिर वो और फिर धीरे धीरे जो है और उतने समय लेकर के 1947 में हमको आज़ादी दिए। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें। तो हम मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चर्चा देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं कि ये इतनी जवाबदेहिता कैसे बन गया। चलिए थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल चीज़ें को खंगालते हैं। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो कुछ घटना के बारे में जाने। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये सरकार जो है उत्तरदायी सरकार की जहाँ तक बात है, या हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश की बात जहाँ तक है, ब्रिटिश की बात अगर हम करें तो उत्तरदायी बनने के लिए उसको मेरा जो एक्सपीरियंस कर रहा है कि दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो चीज़ें ये है कि लोगों द्वारा लोगों के द्वारा जो मांगे हुई होगी उस मांग के हिसाब से वो उत्तरदायी बना। या दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इस पे जो है, यानी ये कह सकते हैं कि अगर भारत के अंदर डिमांड है कि हमको शासन हमारे हाथ में सौंपा जाए, तो निश्चित ही भारत के लोग के द्वारा ये मांग होंगे। या कोई बाहरी नैतिक दबाव हम कह सकते हैं, नैतिक दबाव ये भी एक रीजन हो सकता है कि बाहरी देश या बाहरी ऐसी संस्था है जो उसको जो है क्या कहते हैं नैतिक रूप से दबाव डाला कि नहीं अब तुम जो है चीज़ों को, अब लोगों को जो क्या कह सकते हैं हम उपनिवेशिक जो तुम इतने दिनों से कर रखे हो उसको अब छोड़ने की समय आ गई है। मानवता के लिए छोड़ो सबको, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक तो तुम्हारे यहाँ एक तुम जो है लोगों की अधिकार की बात करते हो और लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हो, और दूसरी तुम दूसरे देशों पे जा करके वहाँ पर तानाशाही की दिखाते हो। क्या मानवता सिर्फ यूरोप के अंदर है? यूरोप के लोगों को सिर्फ मानव माना जाएगा और बाकी एशिया और अफ्रीका जहाँ जहाँ ये उपनिवेशिक शासन सरकार चाहे दूसरे देश से है या ब्रिटेन का उपनिवेशिक है या फ्रांस का या दूसरे क्या और देशों के जो लोग हैं, क्या वो मानव नहीं है? हो सके ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं। चलिए अब भारत के लोगों की अगर मांग किया जाए तो हम थोड़ा सा देख लें कि 20वीं सदी, अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो 20वीं सदी की शुरुआत कह लें
या आप 19वीं सदी की जो है अंत की बात कर ले, अंत की बात कर ले, तो विश्व में जो है राष्ट्रवाद की जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो चरम पे पहुंच गई थी कि लोग अपनी राष्ट्र, अपनी संप्रभुता और अपनी सरकार, यानी ऐसी जो संप्रभुता, ऐसी जो भावनाएं थी लोगों के अंदर वो चरम पे थी। और उसके वजह से जो एक तरह से विश्व के अंदर सभी देश, लगभग सभी देश जो जो उपनिवेशिक थे वो लोग अपनी स्वतंत्रता लड़ाई के लिए अपने आप को जो है पूरी कोशिश में लगे हुए थे। और फिर इन कोशिश में, और वो कहते हैं ना कि जले में घी डालना, कुछ चीजें ऐसी घटनाएं घटी जो उनको और उसको जो है माइंड सेट को जो जो पहले थोड़े बहुत दबे हुए थे उनको और व्यापक कर दिया। जैसे 1905 की एक घटना है, रूस एवं जापान, इनके बीच युद्ध हुआ, रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। अनफॉर्चुनेटली जापान इसमें विजय रहा। क्या हुआ? जापान की विजय रहा। ये घटना विश्व के मानचित्र पे, यानी विश्व इतिहास में, जो विश्व के लोगों के माइंड में एक अजीब सी जो है मोड़ ला दिया। क्या मोड़ ला दिया? अभी तक यूरोपियन, चूंकि रूस को हम यूरोपियन देश मान सकते हैं, वैसे तो उसके कुछ पार्ट आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, कुछ पार्ट एशिया में, कुछ और ज़्यादा पार्ट जो है उसको यूरोप में, और उसका जो कैपिटल है यूरोप में है, तो उस तरह से यूरोपियन देश हम मान सकते हैं। उसकी फिर संस्कृति भी उसी टाइप की है। तो हम रूस एक यूरोपियन देश और जापान एक एशियाई देश। लोगों के अंदर ये भावनाएं थी कि यूरोपियन को हराना, और यूरोपियन को के जो है क्या कहते हैं उसको हराना, सॉरी यूरोपियन को हराना, न एशियाई देश के लोगों के अंदर, एशियाई लोगों के अंदर वो क्षमता है, और न ही अफ्रीकन के अंदर, क्योंकि यही दोनों देश ज्यादातर उपनिवेशिक शासक के अंदर था। तो ऐसा लोगों के अंदर मानसिकता लोगों का बना हुआ था। और जैसे 1905 की युद्ध हुई, लोगों के अंदर ये मानसिकता खत्म हो गई कि नहीं, हम यूरोपियन को भी हरा सकते हैं, जिससे कि उसके यहाँ के जो आंदोलन थे और उसमें जान आ गया। फिर एक घटना घटी, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक घटना और घटी 1917 में। 1900, आप इस सब चीज को हिस्ट्री में पढ़े होंगे। 1917 में जो रूस के अंदर ही वहाँ के कृषक, वहाँ के मजदूर लोग लेनिन के नेतृत्व में, जो वहाँ के राजा थे, तत्कालीन राजा जार जिसका नाम था, उसका तख्ता पलट कर दिया। जार का तख्ता पलट कर दिया। और कौन किया? मजदूर एवं जो कृषक लोग थे वो लोग। ये भी एक तरह से जो जो उपनिवेशिक जिसके जो जो राष्ट्र गुलाम बने हुए थे, उस राष्ट्र के लोगों के अंदर, चूंकि गुलाम वही राष्ट्र बने हुए थे जिसके यहाँ एजुकेशन सिस्टम, यानी लोग कुछ तरह से पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे, लोग ज़्यादातर दयनीय स्थिति में जिंदगी गुजर रहे थे, चाहे खुद की उसकी वजह से हो या लंबे समय तक चीज़ें को उसके ऊपर जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे वो उनके द्वारा शोषित किया गया उसके कारण। तो जैसे ये जार की तख्ता पलट हो गया, तख्ता पर से जार को हटाया गया, गद्दी राजा को, वैसे ही फिर ये भी एक तरह से उसको जो है स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के जहन में एक बात डाल दी कि राजा हो, कोई भी राजा हो, हम कृषक या मजदूर, चाहे जो भी है, हमारी अगर एकता बन जाए तो हम किसी भी ताकतवर राजा को, किसी भी ताकतवर शासक को हटा सकते हैं। और यही बात पूरी दुनिया के जो है जो गुलाम देश थे उनके लोगों के जहन में गया। इवन कि भारत के अंदर भी लोगों को ये और जोश डाल दिया कि नहीं, हम अपनी आज़ादी को लेकर रहेंगे।
अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 1915 की जो समय है वो भारतीय आंदोलन में 1915, आप लोग को याद होगा 1915 भारत में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ। चूंकि अभी तक चीजें जो लड़ाई चल रही थी स्वतंत्रता के लिए, जो आंदोलन चल रहे थे, निश्चित ही सब अपने अपने अनुसार जिसको लड़ रहे थे। अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात किए थे कि संगठनक रूप में एक सिस्टमिक वे में एक समूह बना करके चीज़ों को एक तरीका से उसे मांग कर रहे थे। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो सदस्य लोग थे वो ज़्यादातर शहर से बिलोंग करते थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे थे, मध्य वर्ग ज़्यादा थे, जैसे शिक्षक हो गया, वकील हो गया, जैसे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो गए या अदर लोग थे, वो लोग थे इसके अंतर्गत ज़्यादातर। ये लड़ाई आंदोलन व्यापक अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे गांधी जी की प्रवेश हुई, गांधी जी जैसे इसमें एंट्री मारे और वो अपनी जो है क्या कहते हैं बातों से लोगों को गांव-गांव सुदूर गांव तक लोगों को इतना इनकरेज किया कि अब ये लड़ाई व्यापक हो गया और अब ये जो हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय हो गया। और जो अखिल भारतीय स्तर पर, और इवन की गांव समस्या तो गांव में थी, समस्या शहर में उस तरह से देखने को कहाँ मिलता था, तो गांव की आवाज़ें भी अब आने लगी और फिर चीज़ें जो है लोगों के अंदर जो है जब व्यापकता हो जाती किसी चीज़ को लेकर के, जब समूह बड़े हो जाते हैं तो और लोगों के अंदर जोश आ जाता है कि नहीं, हमें स्वतंत्रता या जो भी चीज़ मांग है, जो डिमांड है, या लोगों को अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, लोग अपनी जो है क्या कहते हैं जो भी चीज़ की मांग कर उसमें जो है ताकत आ जाती है, उसमें बल मिल जाता है। तो ये चीज़ जब ज़्यादा व्यापक हो गई, ये इन सब चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस हुए, इन सब चीज़ों ने लोगों को इनकरेज किया और फिर जो है चीज़ें लोगों को जो मांगना लोग जो है शुरू किया ब्रिटिशर से, ब्रिटिशर जो है अब इस चीज़ों से और ज़्यादा जो है वो उसको डिमोरलाइज हो गए, मतलब वो मजबूर हो गए, वो एक तरह से लोगों के हित की बात करने के लिए उसने अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ये तो हो गई लोगों की अपनी मांग। दूसरी ओर और एक काम कर रहा था बाहरी नैतिकता, क्योंकि आप जानते हैं कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में चाहे विजय राष्ट्र हो या क्या कहते हैं हम अविजय राष्ट्र हो, दोनों की स्थिति यानी विश्व में लगभग सभी राष्ट्र, इवन कि हम अगर ब्रिटेन की बात करें, इनकी भी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। और फिर यहाँ इन्होंने चाहे जहाँ जहाँ चाहे भारत की, पहले हम भारत ही रखे केंद्र में, भारत के लोगों को भी यानी जो सैनिक को वहाँ ले गए थे लड़ने के लिए, तो फिर लोगों को ये था कि अगर वो जीतेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी, और फिर इनके जहन में उस तरह से बातें नहीं मतलब चल रहा था कि हम आज़ादी दे दें। तो जब लोग आए तो फिर इनको और ज़्यादा व्यापक बना दे कि और डिमांड कर दे कि हमें आज़ादी दो, हमने तुम्हारे लिए इतने संघर्ष किए, जबकि तुम हमारा देश भारत है और हम तुम्हारे भारत उसमें शामिल भी नहीं था, और तुम जब तुम खुद अपने देश के लिए लड़ रहे, तो अब तुम हमारे देश के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे लिए गए और फिर भी तुम हमको आज़ादी नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें जो है और जो उसमें बल ला दिया, इसके ऊपर एक तरह से जो दबाव पड़ने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था का स्थापना हुआ, विश्व युद्ध, जो आज उसके नाम अगर हम देखें तो दूसरे नाम से हम उसको जानते हैं। उस समय उसका जो नाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों की नुकसान हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा देशों पर के जो है स्थिति को काफ़ी दयनीय हो गई। तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों जो राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसको बनाया जाए, उसको इंटैक्ट रखा जाए, लोग मानवता की रक्षा किया जाए, तो इनके लिए बना। और इस चाहे चूँकि उस तरह से तो वो पावरफुल नहीं थी कि सबको ऑर्डर दे सके, लेकिन कुछ न कुछ तो नैतिक दबाव डाल रहे थे। उसी दबाव में ब्रिटेन पे भी दबाव डाल रहे थे कि तुम जो है
जितना जल्दी हो सके, या तो मानवता के लिए कहो या दूसरे ब्रिटेन जहाँ जहाँ आप उपनिवेशित कर रखे हैं, जहाँ जहाँ आपने गुलाम जिसको बना उसको छोड़े, उसके संप्रभुता बनाए रखे, वो ताकि वो अपना संप्रभुता बनाए रखे, या फिर मानवता के प्रति अगर तुम अत्याचार करो उस अत्याचार को बंद करे। तो ये सब चीजें, चाहे वो वहाँ के लोगों के मांग हो या विश्व के जो है क्या तरफ से उस पर नैतिक दबाव हो, इन दोनों के कारण जो ब्रिटेन जो है के अंदर जो एक सुगबुगाहट जगी कि नहीं, सच में हमें चाहे मानवता को बनाए रखना हो, मानवता के लिए हो, या अब हमारे बात नहीं, अब हमारे पास जो ताकत नहीं है उस तरह से कि हम लोगों को गुलाम बना कर रखे या राष्ट्र को गुलाम बना करके रखे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा इसको हानि हुई थी, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। तो इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है कि इन्होंने जो 1917 में बात कही कि हम उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए भारत में अधिनियम ला रहे हैं, और फिर वही अधिनियम जिसे हम आज नाम से जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपके जहन में और अच्छी लग गई होगी, कि अब मज़ा भी आया होगा कि हमें 1919 की अधिनियम को किस तरह से जो है देखना चाहिए। अगर मेंस में इस तरह से प्रश्न आए कि तो हमें उसको लिखने में भी हम बहुत आसानी होगी। चलिए हम बात करते हैं अब 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919। चूंकि वीडियो की लंबाई इतनी बढ़ जाती है, वैसे तो पढ़ाने को चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन मैं इतना आपको व्यू दे रहा हूँ कि आप उससे अब जब चीज़ें आप पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगी। तो हम इसके प्रावधान को देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान थी जो आज हमारे संविधान में उस वो देखने को मिलता है। एक सेकेंड। 19 भारत शासन अधिनियम में जो पहला प्रावधान था उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से केंद्र और प्रांतियों में भी सरकार के जो रूप होते हैं, परिषद की स्थापना होती है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं विधायिका के रूप में कुछ सदन की स्थापना, मतलब परिषद, विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। तो यानी कि प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों थे। केंद्रीय सरकार के अंतर जो फुल शक्ति में थी, प्रांतीय सरकार को अधिकार नहीं था उस तरह से कुछ भी, लेकिन इस अधिनियम में जो है दोनों की सूची बनाया गया और प्रांतीय सरकार को भी अब उसका अधिकार दिया गया, उसको क्षेत्र दिया गया कि आप इस नियम के थ्रू इस सूची में जो ये चीजें, इस पे आप कानून बना सकते हैं। अगर कानून बना सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उनको अपना शक्ति मिला है, अधिकार मिला है। और फिर आज हम जो क्या, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केंद्र एवं राज्य के सूची अलग अलग बनाया गया। आज भी हम देखते हैं तो वैसे तो हम जो सरकार का स्वरूप अपनाए हुए हैं वो है संघात्मक रूप से, लेकिन एकात्मकता की ज्यादा और हम देखते हैं, केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव। यहाँ भी वही बात थी, पूरी तरीका से तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में जो है चीजें मिला था, उसका जी हम एक्सटेंडेड रूप आज हमको देखने को मिलता है। तो पहला बात तो हो गई कि केंद्र में और राज्य में चीजें जो है वो जो है, यानी प्रांतीय सरकार को, प्रांतीय परिषद को जो है उसको ताकत दिया गया। दूसरी बात ये हो गई कि केंद्र में 2 सदन का जो व्यवस्था किया गया। आज हमारे जो हम संसद की अगर बात करते हैं केंद्र के अंतर्गत, तो 2 सदन भी है। वैसे तो राज्य में कुछ राज्य में भी 2 सदन है, लेकिन केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ भी 2 सदन बनाया गया, 2 सदनात्मक व्यवस्था की बात की गई, व्यवस्था
यानी कि लोकसभा। अच्छा, ये चीज जो है ब्रिटेन अपने तर्ज पे, वहाँ भी दो सदन की बात व्यवस्था है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है आम लोगों की सभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो बुजुर्गों की सभा है, तो उसी तरीके से लोकसभा और जिसका आज हम नाम जानते हैं, और दूसरा जो हम जानते हैं भारत के अंदर राज्यसभा। तीसरी बात जो इस अधिनियम में था वो था कि वायसराय जो वायसराय के पास जो 6 कार्यकारी परिषद थे, यानी सलाह समिति थे, परिषद, उनमें 3 भारतीय का होना अनिवार्य कर दिया था। तो यहाँ भी जो हम ऐसे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि राज्य स्तर पर चीजें हुई, बहुत प्रांतीय स्तर पर कई प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना हो गई थी, और फिर उसमें जो हम देखेंगे आगे, उसमें जो लोग आएंगे तो वो क्षेत्रीय मुद्दे को उठाएंगे, यानी कि, और फिर वो बातें संसद तक, ब्रिटेन के संसद तक गूंजेगी, वहां तक सुनाई देगी। तो भारतीय की बातें व्यापक होने लगा। हाँ, यहाँ पर हम उस हिसाब से भी देख सकते हैं, दूसरे हिसाब से इस तरह से, दूसरी उसका जो दृष्टिकोण ये भी कह सकते हैं कि हमारे संविधान में ये चीज है, आज भी हम उसको तो कहीं न कहीं यहाँ से उसका जो है रूप देखने को मिल रहा है। 3 सदस्य भारतीय होंगे, भले अगर बहुमत की बात किया जाए तो एक वायसराय और एक अंग्रेज, यानी 4 सदस्य हो गए और 3 सदस्य भारतीय हो गए, तो नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय की आवाजें तो गूंजने तो जरूर लगी ना, भारतीय की आवाजें गूंजने लगी कि भारतीय जो है पहले कुछ नहीं थे, अब बहुत कुछ है। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो जवाबदेहिता की तरफ आगे बढ़ने लगा हो। आगे चल के देखेंगे वो वायसराय जो बाध्यकारी भी होते हैं, आज जैसे हमारे राष्ट्रपति है जो मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सदस्य होंगे, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, वो जो है निर्वाचक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत वो चुन करके वो उसमें आएंगे। तो यहाँ हमें जवाबदेहिता दिख रहा है कि भारतीय, अगर कोई भी भारतीय आ रहे हैं, अगर कोई निर्वाचित हो रहे हैं और भारतीयों के द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें भारतीय ही ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमें भारतीयों के प्रति जवाबदेही, हमने शुरू में पढ़ा था कि जवाबदेही कौन लेंगे, तो भारतीय ही लेंगे। तो भारतीय की तादाद बढ़ेगी और भारतीय की आवाजें आएंगे, फिर भारतीय जवाबदेहिता बढ़ रही है। निश्चित ही हम अगर निष्कर्ष अभी तो ऐसे नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप निकाल सकते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा इसको सोचें पॉज करके, तो भारतीय की जवाबदेहिता जो है, एक जवाबदेही सरकार की स्थापना हो रही है। ठीक है, हाँ, ये जो निर्वाचन प्रणाली में जो निर्वाचक सदस्य आएंगे, वे सदस्य जो है आज की तरह जो हम प्रत्यक्ष या हम ये कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार की जो प्रणाली है, आज हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वो चीज नहीं था, उस तरह से नहीं था। जो लोग चुनाव देंगे, जो लोग चुनेंगे या जो लोग वोट डालेंगे, उसके जो कुछ नियम बनाए हुए थे कि जो संपत्ति के अकॉर्डिंग इतनी संपत्ति होनी चाहिए, जो इतना कर देता हो, या फिर क्या कहते उसकी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। तो कुछ ही लोग थे, अमूमन 6-7% लोग थे, तो वे लोग, लेकिन एक तरह से जो आज जो हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, उसकी तो यहीं से हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से हमारे यहाँ अब चीजें तो धीरे धीरे और एक्सटेंड होता जाएगा ना, चीजें और एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। जब जो जो अधिकार, लोगों के अधिकार, याद करें ना आप, मैग्ना कार्टा की बात करें, मैग्ना कार्टा के जो 1200 के 1300 सदी में जो दिया गया था ब्रिटेन के अंदर, आज उसी का तो लोकतंत्र जो है व्यापक रूप हमको नजर आता है। तो फिर यहाँ पर भी हम चीजें देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित है, आज भी प्रत्यक्ष रूप से हमको देखने को मिलता है हमारे संविधान के प्रावधानों में। तो इनमें लिमिट थे,
इनमें लिमिट थे, कुछ ही लोग आते थे उसके अंतर्गत जो उसका क्राइटेरिया था। फिर उसके बाद जो है, हाँ 1919 में, आप पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे कि 1909 में, सॉरी 1909 में जो मुस्लिम के लिए जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर उसको थोड़ा व्यापक किया गया। चूंकि ब्रिटेन जो, चूंकि अंग्रेज जो है, हम हिस्ट्री में पढ़ते थे कि ऐसे तो वो ऑटोमेटिक एक उधर की, हम अपने भारतीय के व्यू अगर देखें तो जा नहीं सकते थे, है ना। और उसको अगर और कुछ दिन शासन करना था तो वो 1857 के विद्रोह को देख चुके थे, उनसे भी सबक ले रखे थे, सबक उससे भी चीज़ें देख चुके थे। फिर उसके बाद जो और बातें उसके जहन में थी कि निश्चित ही वो एक तरह से फूट डालो शासन करो की नीति थी उसके अंतर्गत। लेकिन हाँ, तो उसमें क्या था एक चीज, अब हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम तो था ही पहले से, सिख, या उसके बाद हम कह सकते हैं कि ईसाई, और फिर यूरोपियन, यूरोप, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं आंग्ल इंडियन। इन लोगों का जो निर्वाचन क्षेत्र थे वो अलग अलग कर दिए थे। आज इसका हमें संविधान में जो आरक्षण के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन आरक्षण तो हम जो है अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था किए हैं, या ऐसे वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ वो बात तो थी नहीं। हाँ, लेकिन उसका जो बीज के रूप में हम कह सकते हैं कि वो बीज जो 1909 में रखा गया था, वो बीज फलने फूलने फल होने लगा, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा और अंकुरित हो गया है। उसके बाद और एक प्रावधान थे इम्पोर्टेंट से, कि आज आप जिस सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा लेंगे, जो चीजें को देखेंगे यूपीएससी, उनकी स्थापना इस प्रावधान, इस अधिनियम के द्वारा हुआ था। इससे पहले लोगों को एक परीक्षा देने के लिए, या जो इससे रिलेटेड जो भी परीक्षा होती थी वो ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्ट होता था, या वहां पे जाना पड़ता था लंदन के अंतर्गत। इससे क्या हो गया, यानी कि यूपीएससी की स्थापना हुई। इससे क्या हो गया कि यहाँ जब परीक्षाएं होने लगी तो यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ जाना, उतनी खर्च करके जाना, वहाँ रहना, और फिर वो सबकी बस की बात थी नहीं, सबके सब अफोर्ड उसको कर भी नहीं पा रहे थे। जैसे एग्जाम्स यहाँ पे होने लगे, चीज़ें यहाँ पे होने लगी, तो भारतीयों की तादाद बढ़ने लगा। हाँ, इससे कुछ न कुछ भारतीयों के प्रति उनके जहन में, उनके माइंड सेट में कुछ न कुछ जो है नरम भाव जरूर थे। हाँ, एक ऑब्वियसली उन्होंने जो परीक्षा पास करके जो ड्यूटी ज्वाइन किए होंगे तो उसके गवर्नमेंट के प्रति उसका अपना निष्ठा होंगे, लेकिन चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो, ऑब्वियसली भारतीय के प्रति जो है उसके अंदर चीज़ें होंगे, उसके अंदर भारतीय के प्रति दया भाव होंगे, और फिर जब नीतियां बना रहे होंगे तो उसके मन में ये चीज़ें खनक रही होती, एक नैतिक रूप से, जो हम कह सकते हैं कि हमारे समाज से उठ के गए हैं, हमारे समाज में चीज़ों को देखे हैं, हमारे समाज में जो है वो रह चुके थे, तो उस जब वो गए होंगे वहाँ पर तो नीतियाँ में कहीं न कहीं उसकी चीज़ें झलकने को, देखने को ऐसा मिलता था। पूरी तरीका से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आज हमारे यहाँ, आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ को देखने को हमको मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें भारत शासन भारत शासन अधिनियम 1919 से में पढ़ने को मिलता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें छुट्टी होगी, अवश्य छुट्टी होगी, आप बुक पढ़ेंगे तो उसको और अच्छी तरीक़ा से जान जाएंगे, है ना। ऐसे में मैं अगर हर छोटे-छोटे बात को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, या आपके जहन में उस तरह से ज़्यादा बम्बार्डी न किया जाए तथ्यों का, तो इसके लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। और अगर चीज़ें और आप विस्तार से जानना चाहते हैं और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है बुक पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली बुक पढ़ना ही चाहिए, इसी के भरोसे आप ना रहें। हाँ, ये एक व्यू है आपको देने के लिए। अब चीज़ें जब पढ़ेंगे आप पहले, इससे पहले आपको, और आप बाद की बातें में काफ़ी फ़र्क नज़र आता होगा, आप खुद अनुभव करेंगे इस बात को।
तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। निश्चित ही आप इनको देखें, आपको मज़ा आया ही होगा और आसान से भी लगा होगा कि पहले हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते हैं, इसी तरह हम 1935 को भी पढ़ेंगे, वो भी इसमें भी आपको मज़ा आएगा, निश्चित ही मज़ा आया होगा। और फिर ऐसे में तो हमें ज़रूर बताएं, आप कमेंट लिखें, अवश्य लिखें, चीज़ों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।